जी, आज हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर। इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी आएगा और स्टेम सेल थेरेपी के नाम से कुछ चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात ये है कि स्टेम सेल क्या चीज़ है। स्टेम सेल जो होता है, ये एक बॉडी आपकी है, उसका सेल है। ये बॉडी का सबसे प्रिमिटिव सेल होता है। यानी कि जब एक जाइगोट बनता है, यानी कि औरत का बैजा या अंडा या एग या ओवम जिसको हम कहते हैं, और मर्द का स्पर्म आपस में फ्यूज़ करते हैं, और वो फ्यूज़ करने के बाद डिवाइड करना शुरू होता है। वो फ्यूज़ करके एक सेल बन जाता है। वो सेल फिर डिवाइड करना शुरू कर देता है माइटोसिस के ज़रिए। तो बिलियंस ऑफ माइटोसिस होती हैं, और उससे वो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और वो एक से दो बनेगा, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, सो एंड सो फोर्थ। तो वो एक सर्टन लेवल पे आके जब तक वो इस तरह डिवाइड कर रहा होता है, वो कोई चीज़ नहीं होता, वो जस्ट एक कैरियोटाइप होती है, आप समझ लें। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है, तो वो फिर डिवीजन के साथ डिफ्रेंशिएशन में चला जाता है। डिफ्रेंशिएशन क्या? मसलन दो सेल्स हैं, एक स्पर्म है, एक ओवम है। वो जब फ्यूज़ करेंगे तो उससे एक इतना बड़ा इंसान बन जाता है। इंसान की आंखें, उसका नाक, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका लिवर, उसके किडनीज। ये डिफ्रेंशिएशन है। यानी कि वो सेल्स जो कुछ नहीं थे, वो पहले डिवाइड होकर काफ़ी सारे बने, और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गए। उस डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला सेल है, दैट इज स्टेम सेल। ठीक है। यानी कि आप इससे कर लें कि जो जाइगोट है, और उससे जो दो चार और छः आठ, 16, 32, 64 सेल्स बनते हैं, वो उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं वो। और उसके बाद जब वो दरख्त बनने लगता है, आप एक दरख्त से उसको एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे पहले दरख्त का तना बनता है, और उसके बाद उसके उसमें से पत्ते निकलना शुरू होते हैं। पत्ते जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फ्रूट है, पत्ते हैं, फूल हैं, शाखें मज़ीद निकलती हैं। तो वो उसके डिफरेंट उसकी डिफ्रेंशिएशन है कि जी वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो डेवलप हो गया। और वो जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाते। उनमें दो खूबियाँ होती हैं। एक खूबी ये है कि वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि स्टेम सेल से आगे पेंक्रियास, लबलबा बन जाएगा। स्टेम सेल आगे जाके किडनीज बन जाएंगे। स्टेम सेल आगे जाके लिवर बन जाएगा। स्टेम सेल आगे जाके आपकी स्किन बन जाएगी। स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रोस्टेट बन जाएगा। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो स्टेम सेल से बनती हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी कि ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये रिन्यू करते हैं, यानी कि एक सेल जब डिवाइड करेगा, तो उसमें से बहुत सारे सेल्स तो डिफ्रेंशिएशन में चले जाएंगे, कुछ सेल्स वापस रिन्यूअल उसी साइकिल में आ जाएंगे, रिन्यूअल में आ जाएंगे, कि यानी कि अपने आप को वो दोबारा, ताकि वो अपना पूल जो है वो स्टेम सेल्स का, वो कायम रख सके। क्योंकि बाद आपके टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम सेल्स की मुसलसल ज़रूरत पड़ती रहती है। किडनी तो एक दफ़ा बन गया, उसके बाद उस वाले स्टेम सेल की ज़रूरत नहीं है। लिवर बन गया, और हार्ट बन गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ आपके टिश्यूज ऐसे हैं, जैसे कि ब्लड। ब्लड में आपको स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ब्लड का लाइफ स्पैन ज़रा डिफरेंट है, ब्लड की ज़रूरियात डिफरेंट हैं। तो उसमें स्टेम सेल की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो स्टेम सेल्स का एक काबिल एतमाद सोर्स है, वो आपकी बोन मैरो हमेशा रहती है। यानी कि ब्लड जो है, वो आपके उस स्टेम सेल का सोर्स हमेशा रहता है। यानी कि उसके अंदर हमेशा अलाइव स्टेम सेल्स होते हैं। उसके अलावा फैट के अंदर आपके जो स्टेम सेल्स हैं, उनको मीजनकाइमल स्टेम सेल्स कहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। और बोन और फैट, क्योंकि फैट भी बर्न होती रहती है, फैट सेल्स यूज़ होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, डिजनरेट होते हैं, और दोबारा बनते रहते हैं। और ये दो चीज़ें जो है इनके अंदर हमेशा रहता है। अच्छा, इसके जो यूजेस हैं, वो अब देख लें किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। ज़ाहिर है कि एक स्टेम सेल ने अगर एक दफ़ा हार्ट बनाया, या एक दफ़ा किडनी बनाया, या एक दफ़ा लबलबा पैंक्रियाज बनाया, तो इसका मतलब वो दोबारा भी तो बना सकता है। ठीक है।
दोबारा कैसे बनाएगा? दोबारा बनाने के लिए उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि जो इंसान है वो एक रिलीजियस माहौल के अंदर उसका ब्रॉटअप होगा तो वो रिलीजियस हो जाएगा। अगर उसका किसी आर्मी के माहौल में ब्रॉटअप होगा तो उसका माइंडसेट आर्मी वाला और जंगजू और लड़ाका उस टाइप का बन जाएगा। अगर कोई इंसान किसी स्पोर्ट्स किसी ख़ानदान के अंदर हो तो उसमें उसका ब्रॉटअप होगा तो उसका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। अगर किसी ख़ानदान में डॉक्टर ज़्यादा बनते हैं तो वो डॉक्टर बनने की तरफ उसका रुझान हो जाएगा। और अगर किसी ख़ानदान में इंजीनियर्स बनते हैं तो इंजीनियर्स एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट। तो स्टेम सेल को एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा कि वो वहाँ पे जाके डिफ्रेंशिएट कर सके और थोड़ा बहुत रिन्यू भी कर सके। तो लेकिन इसका जो हम ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है उसमें इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाद में इसका पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। देखें बचपन में जब बंदा होता है तो उस वक्त उसके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा होते हैं टू लिव, लेकिन जब वो जवानी में होगा तो उसके नंबर ऑफ़ ईयर्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह स्टेम सेल्स का भी ऐसा है कि ये अगर हम इसको कहीं से आइसोलेट करके किसी ख़ास टिश्यू में डाल दें तो उस टिश्यू को एक लिमिटेड हद तक ये उसमें काम कर सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकेगा। ये नहीं कि ये नहीं है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा कर सकेगा तो वो तो फिर उस टिश्यू को ही ओवरवेलम कर देगा, जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर स्टेम सेल, क्योंकि हम अभी तक स्टेम सेल का पोटेंशियल जो है वो फुली कंट्रोल नहीं कर सके। तो उसमें ये है कि अ, जो इनके यूजेस हैं वो रीजनरेटिव मेडिसिन, रीजनरेटिव मीन्स किडनी डैमेज हो गए, न्यूरोनल टिश्यू डैमेज हो गया, जैसे कि नर्व्स होती हैं, ब्रेन होता है, इनमें डैमेज हो गया, जैसे फालिज में हो जाता है, पैरालिसिस में हो जाता है। उसके अलावा ये डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसमें कि पैंक्रियास के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, लबलबा जिसको कहते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इस पे काम हो रहा है और कहीं कहीं क्लिनिकल ट्रायल्स इसके चल भी रहे हैं। हार्ट डिजीज़ में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में पार्किंसंस डिजीज़ एक है जिसमें इसके बड़े सक्सेसफुल ट्रायल जारी हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। और उसके अलावा जॉइंट इंजरीज के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं जॉइंट टिश्यू को रिस्टोर करने में। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये काफ़ी यूज़ होता है। और उसके अलावा जो टिश्यू इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी यूज़ होता है, यानी कि टिश्यू इंजीनियरिंग से मुराद ये अभी यूज़ से मुराद होता है कि इस पे ट्रायल्स हैं अभी, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी, अभी कहीं पे भी ये एज अ मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जो टिश्यू इंजीनियरिंग है उसमें ये होता है इस्तेमाल। और उसमें टिश्यूज़ बनाने पे काम हो रहा है कि हम बजाय इसके कि किसी को किडनी हम किसी को ट्रांसप्लांट करवाएं, किसी दूसरे बंदे का किडनी एक दूसरे बंदे को लगाएं, हम उसी बंदे का किडनी रीग्रो कर दें। इस पे काम हो रहा है और कोई ये ज़्यादा दूर नहीं है ये काम। इंशाल्लाह 5-7 साल के अंदर आपको किडनी दूसरे बंदे से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कॉस्ट क्या है वो एक अलग इशू। उसके बाद इम्यून सिस्टम बूस्ट के लिए यूज़ होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि पिछली साइड से यानी कि बैक एंड से नया इम्यून सिस्टम जनरेट किया जाए और उसको बूस्ट अप किया जाए। अब इनके सोर्सेज तो मैंने पहले बता दिए कि एक तो बोन मैरो है, दूसरा फैट है जिसको मेसेंकाइमल सेल्स कहते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, जब पहला सेल बनता है जो कि आगे डिफरेंशिएट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं। तो उसमें करते ये हैं कि ये इन एक्स्ट्रा वेजाइनल फर्टिलाइजेशन करके उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन टेस्ट ट्यूब में रख के वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उसमें एथिकल इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि जब एक स्पर्म और एक एग मिल के जाइगोट बन जाता है तो दैट इज़ अ लाइफ, ठीक है। अब उसमें से स्टेम सेल निकालेंगे, उसके डैमेज होने का खतरा है, उसके ख़त्म होने का खतरा है। तो
दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मर्डर। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं उसके। लेकिन उसका फिर उन्होंने एक हल निकाल लिया, वो ये था कि इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स में क्या होता है कि इसी से फैट से या बोन मैरो से कुछ सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स दे के उन सेल्स को इन्हांस किया जाता है। इन्हांस करके फिर वहाँ से उनको निकाला जाता है, उनको बाहर कल्चर मीडियम में रख के ग्रो करवाया जाता है। सेल कल्चर्स होते हैं, मैंने बड़ा काम किया है इसके ऊपर, बल्कि मेरी तो इसके ऊपर रिसर्च भी एक है। तो वो वहाँ उसको ग्रो करवाया जाता है और वहाँ से फिर वो डिज़ायर्ड टिश्यू के अंदर उनको दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स हैं। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है, वो जो एक नाली सी पाइप सा होता है जो कि माँ के साथ जुड़ा होता है, उसमें से ब्लड में से निकाले जाते हैं स्टेम सेल्स। और उस कॉर्ड ब्लड में से बच्चे की साइड कॉर्ड होती है और मदर की साइड प्लेसेंटा होती है। तो उसमें कॉर्ड ब्लड और प्लेसेंटा में से ब्लड निकाल के स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। और जो पेरीनेटल स्टेम सेल्स हैं वो होते हैं इंट्रा यूट्रल लाइफ में यूट्राइन इंजेक्शन के ज़रिए एक एस्पिरेट किया जा सकता है उसको ब्लड को, और कॉर्ड ब्लड में से भी लिया जा सकता है। बड़ा रूटीन का प्रोसीजर है ये। सैम्पलिंग की जा सकती है, गो के स्टेम सेल्स के लिए नहीं की जाती लेकिन की जा सकती है। आगे जब इनको रखना होता है तो आगे इनकी स्टोरेज होती है, तो उसमें स्टेम सेल बैंक्स हैं। हम तो चूँकि एक इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, श्रीलंका में हमारी बात सुनी जाती है, तो उसमें तो शायद इतना ज़्यादा ये एडवांस काम नहीं है, लेकिन वेस्ट में स्टेम सेल बैंक्स होते हैं। उसमें कुछ पब्लिक बैंक्स होते हैं, उसमें वो ऐसे ही है जैसे ऑर्गन डोनर होते हैं। वो अब चूँकि कॉर्ड ब्लड वहाँ पे रखवा देते हैं, कॉर्ड ब्लड तो किसी काम का नहीं है, तो वो उसको रखवा देते हैं और उसमें से स्टेम सेल आइसोलेट करके उसकी HLA टाइपिंग करके उसको लेबल करके -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ये अगर कोई आ जाता है रिसिपिएंट उसकी तलाश में, तो उसका फिर HLA मैच देख के, उसको देख के अगर किसी का मैच कर रहा हो तो वो उस पेशेंट को वो दे दिया जाता है। और फिर प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे कि मैं अगर अपना स्टेम सेल कहीं पर खाना चाहूँ, मुझे खर्चा हो कि मेरी फैमिली के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि डैमेज हो सकती है, मुझे कोई कैंसर हो सकता है या कोई इस तरह की कोई ल्यूकीमिया हो सकता है या कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है, तो मैं अपना स्टेम सेल जो है वो वहाँ पे फ्रीज़ करवा लूँ, आइसोलेट करवा के। मैं कहूँ जी जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। वो 20 साल बाद, 30, 50, 60, 70 साल बाद ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग वहाँ से ले लेते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि जब आपने, जो जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल फुली कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो क्या है उसकी कॉम्प्लिकेशन? ट्यूमर बन सकता है, बहुत कम है लेकिन बन सकता है। यानी कि अगर कहीं पे आप पैंक्रियाज में इंजेक्ट करेंगे, वहाँ पे अगर ये इंसुलिन फॉर्मिंग बनाने वाले सेल्स की तरफ जाए अगर ये, तो वो अगर पोटेंशियल ओवर ग्रो कर जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाएगा। इसी तरह किडनी में हो सकता है, और भी चीज़ों में हो सकता है। इसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें और इसकी इंजेक्शन में और स्टोरेज में कंटामिनेशन हो सकती है, उससे इन्फेक्शन हो सकती है बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की। और उसमें अनइंटेंडेड टिश्यू फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन फॉर्मिंग सेल्स बनाना चाह रहे हैं तो बन जाएं ग्लूकागोन फॉर्मिंग सेल्स, और उसका पोटेंशियल ग्लूकागोन की तरफ ज़्यादा चला जाए, और हम तो हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर रहे थे, तो बाद में तो सारी ज़िंदगी हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करते रहें। और उसके अलावा इसकी रिजेक्शन हो सकती है, जैसे कि इम्यून रिजेक्शन होती है। वो तो सारों को पता है कि मिसमैच्ड अगर ब्लड दे दिया जाए, तो इवन अगर ना भी दिया जाए तो मोलेकुलर लेवल पे उसकी रिजेक्शन हो जाती है। तो इसमें ये है कि अच्छा, कुछ जो एक जो चीज़ आ रही है स्टेम सेल्स के नाम पे ड्रामेबाजी चल रही है, वो ये है कि जी फ्रिजों के अंदर रखा होता है, अलमारियों के अंदर रखा होता है जी, एक एम्प्यूल रखा होता है, एक वायल रखी होती है,
उसको कहते हैं जी ये स्टेम सेल्स हैं, ये आप लगवा लें, बहुत महंगे लगाते हैं वो। उसमें होता क्या है कि ये बेसिकली स्टेम सेल्स की स्टोरेज है -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसमें होता क्या है कि लोग कॉर्ड ब्लड में से स्टेम सेल लेते हैं, उन स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं और ज़रा उसकी लाइफ है एक दो दिन, उसके दौरान उसको आइसोलेट कर लेते हैं और आइसोलेट करके उसको जब वो स्टोर करते हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके अंदर बड़े पोटेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, जो कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो स्टेम सेल्स को इंड्यूस कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, स्टेम सेल के अंदर भी होते हैं वो। तो वो जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वो केमिकल्स रह जाते हैं, वो फिर जॉइंट्स में लगाते हैं लोग, और वो डिफरेंट कामों के लिए बड़ा महंगा महंगा 1.5-2 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो बेसिकली स्टेम सेल्स नहीं हैं, वो स्टेम सेल्स फैक्टर्स हैं जो कि उसके अंदर लगाए जाते हैं। उनका भी बेनिफिट हो सकता है होता हो, हमने कभी देखा नहीं है वैसे, लेकिन उसका बेनिफिट डॉक्टर को डेफिनेटली होता है। वो 4-5 लाख रुपए की एक चीज़ बेच रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। पेशेंट्स में इसका बेनिफिट है या नहीं, इसकी अभी तक एफडीए अप्रूवल नहीं है। तो ये था अभी तक स्टेम सेल्स के बारे में। बाकी कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।